वो आते हैं इस तरह, बहार छाई हो जिस तरह, हम तो कांटों में सोकर गुजारते हैं दिन अपना, पूछते हैं नेताजी से किस तरह। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार। 28 अक्टूबर, 3, 7 और 10 नवंबर ये तारीख नोट कर लीजिए, जब देश का सबसे बड़ा चुनावी होड़ अपनी करवट लेगा, और किस खेमे में जाकर गिरेगा ये 10 नवंबर को पता चलेगा। कौन कौन है इस बार? नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, चिराग पासवान और राजनीति में नई नई एंट्री मार रही पुष्पम प्रिया चौधरी। घमासान रोमांचक मोड़ ले रहा है, क्योंकि पार्टी छोड़ने और पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और आगे की रणनीति तय भी शुरू हो गई है। लेकिन आज बात वर्तमान की नहीं, आज बात होगी इतिहास की, उस इतिहास की जो बिहार की राजनीति की नींव को रखती है, वो इतिहास जो बिहार का वर्तमान बनाता है। आप देख रहे हैं संवाददाता का राजनीतिक गलियारा। 1930 का दशक, जब देश में आजादी के उफान के साथ साथ जाति की कड़वाहट पनपने लगी थी, और इसका सीधा असर बिहार में दिखने को मिला, जब दो शख्स जो आजादी के लिए अपना कंधा से कंधा मिलाकर चलते थे, उन दोनों के बीच मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की होड़ ऐसी करवट लेती है कि जाति और भड़क जाती है। श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण बाबू जिन्हें सब प्यार से श्री बाबू भी कहते हैं, जाति से भूमियार, और अनुग्रह नारायण जाति से राजपूत, दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते थे। बात इतनी ज्यादा बढ़ती है कि असेंबली से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन दोनों के बीच मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है। बात बनती है, चुनाव होते हैं और कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करती है। आखिरकार श्री कृष्ण बाबू को बिहार का पहला प्रधानमंत्री और अनुग्रह नारायण सिंह को उप प्रधानमंत्री का पद सौंपा जाता है। आजादी से पहले मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हुआ करते थे राज्यों के, इसलिए हमने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। इसके बाद भी आने वाले सालों में यह कड़वाहट कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है, और आजादी के बाद बिहार के पहले चुनाव में इन दोनों के बीच सीट के बंटवारों को लेकर इतना छीछा लेदर होता है कि पूरे हिंदुस्तान और बिहार में इन दोनों की थू थू हो जाती है। आखिरकार नेहरू को तंग आकर इन दोनों को वापस दिल्ली बुलाना। 1950 के दशक में नेहरू पॉल एच एबलबी को राज्यों के निरीक्षण के लिए भेजते हैं। पॉल एच एबलबी एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री, जब राज्यों का रिपोर्ट नेहरू को सौंपते हैं तो बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा देते हुए उसे दूसरा उभरता हुआ आर्थिक राज्य घोषित करते हैं। आखिर ये क्यों हुआ कि पॉल एच एबलबी ने बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया? वो इसलिए क्योंकि चंद सालों में ही बरौनी रिफाइनरी, खाद कारखाना, भारी उद्योग, सेल प्रोजेक्ट, कोशी प्रोजेक्ट, रांची विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर कॉलेज और भी ना जाने क्या क्या चीजों ने बिहार में जन्म लिया था। उसे बनाया गया था बिहार की तरक्की के लिए। जयप्रकाश नारायण एक नेता है, बिहार का एक कद्दावर नेता, उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री बाबू को एक चिट्ठी लिखते हैं। वो चिट्ठी में कहते हैं, आपके और अनुग्रह नारायण के बीच पनप रही जाति के मतभेद ने राज्य में एक जातिवाद का बहुत बड़ा भेद खड़ा कर दिया है, जो बिहार को अपनी चपेट में लेकर एक रोज निगल जाएगा। 1947 में चुनाव में हार के बाद महेश प्रसाद सिन्हा को राज खाद्य बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, लेकिन केबी सहाय को कुछ नहीं मिला। केबी सहाय, ये नाम आप थोड़ा अंडरलाइन करके साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि इस नाम का आगे जिक्र आने वाला है। बहरहाल हम उस खत की तरफ बढ़ते हैं। इस चिट्ठी का पलटवार करते हुए श्री बाबू लिखते हैं, जेपी भी जात पात से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके ही जात के केबी सहाय को अपना उत्तराधिकारी बना दूं। और 1961 का वो साल जब अपना कार्यकाल पूरा करने से पूर्व श्री कृष्ण बाबू का निधन हो जाता है। दीप नारायण सिंह को 18 दिनों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 1962 में बिहार का विधानसभा चुनाव होता है, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ 1957 के मुकाबले 1962 में नीचे आता है। 1957 में मिले 210 वोटों के बनिस्पत 1962 में कांग्रेस 185 पे सिमट कर रह जाती है। विनोदानंद झा की अगुवाई में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है।
उधर साल 1962 में चाइना से मिली हार के बाद केंद्र में कांग्रेस की पकड़ कमजोर होने लगती और के कामराज कांग्रेस को मजबूत करने का जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं और तय किए गए एक उम्र से अधिक मुख्यमंत्रियों को अपना अपना त्याग पत्र देने के लिए कहते हैं। 8 मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं और उसमें बिहार के विनोदानंद झा भी शामिल होते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है केबी सहाय की, वही केबी सहाय जिसको हमने अंडरलाइन करके आपको साइड करके रख देने को कहा था, वही केबी सहाय जिसका जिक्र जयप्रकाश नारायण अपनी चिट्ठी में करते हैं। केबी सहाय के दौरान बिहार में कई उद्योग लगे जिसमें बरौनी रिफाइनरी, बोकारो स्टील प्लांट और हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मुख्य रूप में आते हैं। लेकिन एक बात कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार अच्छे अच्छे आदमियों का बेड़ा गर्क कर देता है और उससे बचे केबी सहाय। केबी सहाय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और कुछ आरोप सिद्ध भी होते हैं। राज्य में पनप रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में आक्रोश भर जाता है और इस आक्रोश की तस्वीर हमें अगस्त 1965 पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलती है, जब राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में बिहार में एक बड़े जनसभा का आयोजन होता है। गांधी मैदान पटना में एक बहुत बड़े जनसभा का आयोजन होता है और इस सभा के बाद पुलिस लोहिया को और उनके साथ कई नेताओं को पकड़कर हिरासत में डाल देती है। इसके अगले दिन लोहिया की गिरफ्तारी के खिलाफ गांधी मैदान में दोबारा से एक सभा का आयोजन किया जाता है जिस पर पुलिस अपना लाठीचार्ज कर देती है। कर्पूरी ठाकुर समेत कई नेताओं को गंभीर चोट लगती है। कई मीडिया कर्मी, पत्रकार गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। इसके बाद हजारीबाग जेल में बंद लोहिया अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोहिया को रिहा कर दिया जाता है। 1962 और 1965 के हुए युद्ध ने भारत के अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ कर रख दिया था। रुपया लुढ़कता हुआ न्यूनतम स्तर पे पहुंच रहा था और भुखमरी अपने चरम सीमा पर। इसका सीधा सीधा फायदा मिलता है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में। राम मनोहर लोहिया पूरे विपक्ष को एकजुट हो जाने का आग्रह करते हैं, जिसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ साथ कई पार्टियां आकर जुड़ती हैं और अंत में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी और गठबंधन की सरकार बनती है। लोहिया कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ आई अन्य पार्टियां इसके खिलाफ थी। वो सोचते थे कि अगर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो समाजवादियों का रुतबा बढ़ जाएगा, जो वो होते देखना नहीं चाहते थे। इसके बाद माया प्रसाद सिन्हा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन अंदरूनी कलेश से परेशान विपक्ष टूट जाती है और 10 महीने के अंदर ही सरकार बिखर जाती है। उधर कांग्रेस छोड़कर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का दामन थामने वाले बीपी मंडल उस पार्टी को दोबारा छोड़ते हैं और अपना एक नया दल बनाते हैं, शोषित दल, जिसमें वो अलग अलग पार्टी के शोषित नेताओं को रखते हैं, नीचे वर्ग, नीची जाति के नेताओं को रखते हैं और फिर कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार का गठन करते हैं। लेकिन 20 दिन के अंदर ही कांग्रेस शोषित दल से अपना समर्थन खींच लेती है और एक दलित नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है, भोला पासवान। लेकिन यह भी सरकार ज्यादा दिन टिक नहीं पाती और जून 1968 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसके बाद मध्यावर्ती चुनाव होते हैं और जैसे तैसे कांग्रेस हरिहर सिंह के अगुवाई में राज्य में सरकार बनाती है। लेकिन कुछ वक्त बाद वो सरकार भी गिरती है और फिर से भोला पासवान को 13 दिनों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसके बाद 10 महीने के लिए दरोगा ठाकुर प्रसाद, 163 दिनों के लिए कर्पूरी ठाकुर, 222 दिनों के लिए फिर से भोला पासवान मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। पिछले 2 सालों में बिहार ने 6 नए मुख्यमंत्री देख लिए थे। जनता आक्रोशित थी, लेकिन 1971 के युद्ध ने 1972 में होने वाले बिहार चुनाव को बहुत बड़ी तरीके से प्रभावित किया था और इसके बाद बिहार में फिर से एक बार कांग्रेस अपनी सरकार स्थापित करती है। लेकिन अंदरूनी कलेश कांग्रेस के इतने बीते सालों में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार बनते ही 24 मंत्री सरकार के खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसके बाद बिहार में सबसे पहली दफा एक अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनता है अब्दुल गफूर। अभी कहानी बाकी है। अगले एपिसोड में वो दहाड़ गूंजेगी जो वर्तमान राजनीति की नींव को रखती है। जयप्रकाश नारायण, सुशील कुमार मोदी, लालू प्रसाद यादव। अगले एपिसोड में आप देख रहे थे संवाददाता का राजनीतिक।